चलिए शुरू करेंगे आज के वीडियो को। इसके पहले जो वीडियो हुए हैं उसमें 100 तक क्वेश्चन कंप्लीट कराए जा चुके हैं। उसी सीरीज का अगला वीडियो रहेगा जिसमें उसके आगे के क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में कराए जाएंगे। और यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें 100 तक क्वेश्चन कंप्लीट है, पहले उसको देखिएगा। उसी के आगे की ये सीरीज है। देखेंगे 101 नंबर क्वेश्चन है। मौर्य काल में भूमि कर की वसूली कौन करता था? तो मौर्य काल में जो भूमि कर की वसूली करता था उसका नाम सीताध्यक्ष होता था। ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। और जो चीज़ इंपॉर्टेंट है आपको इसमें हाईलाइट कर दी गई है कि जैसे जब आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा उसमें आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 102 है। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। और इसका क्वेश्चन में पूछा गया है अंतिम सम्राट, तो बृहदर्थ था। ऑप्शन नंबर डी सही है। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? बृहदर्थ था। और बृहदर्थ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी थी। सन नहीं इंपॉर्टेंट है, आप इनके सेनापति के नाम याद रखेंगे। पुष्यमित्र शुंग ने ही शुंग वंश की ये जो कौन सा मौर्य वंश था, इसके बाद शुंग वंश की स्थापना हुई। शुंग और जो शुंग वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई थी। और शुंग वंश के अंतिम जो शासक थे देवभूति थे। और इनकी हत्या किसने की थी? इनकी हत्या अमात्य वासुदेव ने की थी। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य ने डैश की सहायता से मगध के नंद वंश को उखाड़ फेंका था? तो विष्णुगुप्त ऑप्शन नंबर बी राइट है, विष्णुगुप्त। और विष्णुगुप्त का ही नाम है कौटिल्य। डिटेल में देखें थोड़ा, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने विष्णुगुप्त या कौटिल्य की सहायता से मगध के नंदवंश को उखाड़ फेंका था, उनकी ही सहायता से। और चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंशी शासक घनानंद जो पहले नंदवंश था उसके बाद मौर्य वंश आया, तो ये घनानंद को पराजित कर मगध में मौर्य वंश कह सकते हैं उसकी नींव रखी या स्थापना की। ठीक है, इसमें पूछा गया था कौन से वंश को हटाकर? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने विष्णुगुप्त की सहायता से मगध के नंदवंश को उखाड़ फेंका था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं या आपका एग्जाम है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख कर जाएं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग की लड़ाई के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था? तो इसमें से अशोक थे। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। कौन? अशोक। इनका युद्ध हुआ कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व। और इस युद्ध की नरसंहार को देखकर इन्होंने इस जो कलिंग की लड़ाई या युद्ध था इसके बाद से युद्ध छोड़ दिया करना। ऑप्शन नंबर इसका ए याद रखेंगे, अशोक। और डिटेल देखिए, अशोक का शासनकाल इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप इनका जो राज्याभिषेक है ये पूछा गया है 269 ईसा पूर्व इनका राज्याभिषेक हुआ। राजा बनने से पहले अशोक उज्जैन के राज्यपाल थे। और अशोक मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र और बिंदुसार का पुत्र था। ये भी पूछा जाता है तो याद रखेंगे। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भी भेजा था। और अशोक के समय में ये तीसरी बौद्ध संगति हुई थी। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में हुई थी। फिर है अशोक के 13वें अभिलेख के अनुसार अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग का युद्ध किया था। तो 269 में जैसे राज्याभिषेक हुआ था और कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व हुआ था, तो याद रखेंगे। और इसी के युद्ध की जो नरसंहार हुआ इससे ही विचलित होकर इन्होंने युद्ध छोड़ दिया था। और पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। देखिए, अशोक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इसलिए इसकी सारी डिटेल पढ़ रहे हैं। मास्की के लघु शिलालेख में अशोक को बुद्ध शाक्य कहा जाता है या कहा गया है। और अशोक के अभिलेख थे उसको सबसे पहले किसने पढ़ा था? 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसप द्वारा पढ़ा गया था। और ये पूछे गए क्वेश्चन है सारे। अगला क्वेश्चन है सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो 269 ईसा पूर्व इनका राज्याभिषेक हुआ था और 261 में कलिंग का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, 8 वर्ष। अगला क्वेश्चन है मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। और बाकी डिटेल देखें इससे संबंधित। सेल्यूकस निकेटर था, इसने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया तथा हेरात, कंधार, काबुल और बलूचिस्तान के कुछ क्षेत्र थे जो चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए थे। किसने? सेल्यूकस निकेटर ने। और मेगास्थनीज जो कि सेल्यूकस निकेटर का ही एक राजदूत था, ये भारत आया और इसने पुस्तक लिखी इंडिका। ये काफी बार पूछा गया है, किसके द्वारा लिखी गई है? मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत मेगास्थनीज को किसने भेजा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो सेल्यूकस निकेटर था इसका ही राजदूत मेगास्थनीज नाम था, ये आया था। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। ठीक है, और ये पूछा जाता है जो मेगास्थनीज ने मौर्य साम्राज्य तथा भारत से संबंधित इंडिका
किताब लिखी थी। यह मौर्यकालीन भारत को जानने के लिए एक महत्वपूर्ण पुस्तक थी। तो आप जब आपको पीडीएफ मिलेगा आप साथ ही साथ सारी डिटेल देखते चलेंगे, क्योंकि डिटेल से भी क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया इसके अलावा इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसकी थ्योरी साथ में ही नीचे दी गई है, तो आप उसको भी पढ़ लीजिएगा साथ में ही। अगला है, निम्नलिखित में से किसने इंडिका लिखी थी, जिसमें मौर्य राजवंश के शासन के समय के भारत का वर्णन किया गया है। तो अभी बताया मेगस्थनीज, जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये भारत आया। कौन? मेगस्थनीज। इसकी ही पुस्तक है इंडिका। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, मेगस्थनीज। फिर है, समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था? तो समाहर्ता नामक अधिकारी का कार्य था कर निर्धारण करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी याद रखेंगे। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उच्चाधिकारी तीर्थ कहलाते थे। अर्थशास्त्र में कुल 18 तीर्थों का उल्लेख मिलता है। तीर्थ के लिए महामात्र शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, और जो समाहर्ता है, समाहर्ता भी इन्हीं 18 तीर्थों में से एक था। अगला क्वेश्चन है, देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? देखिए कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं, आपके एग्जाम में भी ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कलिंग पर विजय किसने प्राप्त की थी? तो अशोक ने की थी। ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। अशोक ने 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध किया था और विजय प्राप्त की थी। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके, देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनको सबको हाईलाइट किया गया है, ठीक है, कि जिससे आपको समझने में आसानी रहे। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग, ये पूछा जाता है जो कलिंग का युद्ध का वर्णन है अशोक के कौन से शिलालेख में मिलता है? तो 13वें शिलालेख में। ठीक है, और रुम्मनदेही अभिलेख अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है। पूछा जाता है अशोक का सबसे छोटा अभिलेख, तो रुम्मनदेही अभिलेख है। और सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने ही करवाया था, इसको भी याद रखेंगे। मौर्य काल का स्तंभ शीर्ष डैश में पाया गया था, जिसे सिंह शीर्ष या लॉयन कैपिटल के नाम से जाना जाता है। तो सारनाथ से लिया गया अशोक स्तंभ। ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे इसका, सारनाथ। सम्राट अशोक के स्तंभों में सबसे प्रसिद्ध स्तंभ सारनाथ में स्थित है। सारनाथ स्तंभ को मौर्य काल का स्तंभ शीर्ष या सिंह शीर्ष के भी नाम से जाना जाता है। ये इस स्तंभ पर 4 जानवर, घोड़ा, बैल, हाथी और शेर की नक्काशी की गई है। इस स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह भी स्थित हैं, जो कि शक्ति का प्रतीक है। पूछा जा सकता है किसका प्रतीक है? जो सिंह है वो शक्ति का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में कई शहर थे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे दक्षिण छोर पर स्थित था? तो ब्रह्मगिरी। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, ब्रह्मगिरी था, जो कि सबसे दक्षिणतम छोर था। देख लेंगे कहाँ था। तो मौर्य साम्राज्य के सबसे दक्षिण छोर पर स्थित शहर ब्रह्मगिरी था। मौर्य काल में प्रांतों को चक्र कहा जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में विशाल साम्राज्य 4 प्रांतों में बटे हुए थे। और जो उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापद की राजधानी स्वर्णगिरी और अवंतिका की राजधानी उज्जैनी और प्राची मध्य प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अशोक के समय प्रांतों की संख्या 4 से बढ़कर कितनी हो गई थी? तो 4 से बढ़कर हो गई थी 5। पांचवा प्रांत कलिंग था, जो उस पर विजय प्राप्त की थी, और कलिंग जिसकी राजधानी तौशली थी। ठीक है, कलिंग की राजधानी क्या थी? तौशली थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। फिर है, मौर्य साम्राज्य काल में कुछ समय पूर्व लगभग डैश वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने विशाल दीवार का निर्माण शुरू किया था। तो 2400 याद रखेंगे, 2400 वर्ष पहले। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। मौर्य साम्राज्य काल से लगभग 2400 वर्ष पूर्व चीन में सम्राटों ने विशाल दीवार का निर्माण शुरू किया था। चीन की महान दीवार है, इसका निर्माण हुणों के आक्रमणों को रोकने हेतु चीन की उत्तरी सीमा पर किया गया था। और इसकी लंबाई कितनी है? 21,196 किलोमीटर है चीन की महान दीवार। फिर है, मौर्यकालीन की भारत में कौन सी गुफाओं को सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं हैं माना जाता है? तो बराबर और नागार्जुनी गुफाएं हैं, ये मौर्यकालीन गुफाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। और मौर्यकालीन की बराबर और नागार्जुनी गुफाओं को सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं माना जाता है। और बराबर की गुफाएं बिहार के जहानाबाद जिले की पहाड़ियों पर स्थित है। बराबर की पहाड़ियों में स्थित 4 गुफाएं हैं, जो देख लेंगे। और नागार्जुन पहाड़ियों में 3 गुफाएं हैं। तो जो क्वेश्चन था ये था, पुरानी सबसे कौन सी मानी गई है? तो बराबर और नागार्जुन की गुफाएं। ठीक है, अगला है, अशोक स्तंभ का मूल उद्देश्य क्या था? जो अशोक स्तंभ था इसका मूल उद्देश्य था धर्म नीतियों का प्रचार प्रसार करना। ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, 2 बार पूछा गया है 22-23 में। तो क्या उद्देश्य था इसका? धर्म नीतियों का प्रचार प्रसार करना। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाकी डिटेल आप लोग देख लीजिएगा जब आपको पीडीएफ मिलेगा। और अशोक के 11वें शिलालेख में धम्मनीति का भी व्याख्यान किया गया है, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? अशोक का ही शिलालेख है और ये कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, कहाँ पर है? कर्नाटक में। वर्ष 1915 में यहाँ से सम्राट अशोक महान के शिलालेख प्राप्त हुए। और जो मास्की शिलालेख है इससे ये भी पता चलता है
कि जो अशोक है इसका नाम देवनाम प्रियदर्शी या देवनाम पीदस्सी भी था। ठीक है, किस अभिलेख से पता चला है? ये मास्की अभिलेख से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का एक शासक था? तो शुंग वंश का शासक था पुष्यमित्र। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, पुष्यमित्र। पुष्यमित्र शुंग ने आखिरी मौर्य वंश बृहदर्थ की हत्या करके शुंग वंश की नींव रखी या स्थापना की, और इसका शासनकाल 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व रहा है। इसको ये याद नहीं रखना है। ये याद रखेंगे, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति शुंग था। ठीक है, कौन था? देवभूति शुंग। और शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की। और जो शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति, और इसकी हत्या किसने की थी? वसुदेव कर्णों ने की थी, और कर्णवंश की नींव रखी थी। फिर इम्पोर्टेंट ये भी है, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित का नाम क्या था? तो पतंजलि थे। ठीक है, इतनी चीजें याद रखेंगे। फिर देखेंगे शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था? अभी बताया, देवभूति था। ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रसिद्ध शासक को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है? तो कनिष्क। कनिष्क कुषाण वंश का शासक और संस्थापक था। कौन? इसको क्या नाम दिया गया? द्वितीय अशोक। कनिष्क। ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस था, और कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक था। यदि पूछा जाए कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, तो ये कुजुल कडफिसेस था। ठीक है, और कनिष्क जो था कुषाण वंश का महान शासक हुआ, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया? द्वितीय अशोक। ठीक है, फिर कनिष्क को द्वितीय अशोक के भी नाम से जाना जाता है। ये पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा भी गया है। कनिष्क की दो राजधानियां थी, कौन सी थी? मथुरा और पुरुषपुर, जिसे पेशावर भी बोला जाता है। तो दो राजधानियां याद रखेंगे। और अशोक ने ही इसमें क्या लिखा है? शक संवत कनिष्क द्वारा चलाया गया था। ठीक है, पूछा जा सकता है शक संवत किसके द्वारा चलाया गया था? कनिष्क द्वारा चलाया गया था। और गांधार शैली कनिष्क के ही शासन काल में ही काफी विकसित हुई थी, गांधार शैली। फिर है, कौन सा कुषाण शासक इतिहास में बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध है, जिन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया? तो कनिष्क के शासनकाल में ये जो बौद्ध धर्म की चतुर्थ बौद्ध संगीति थी, इसका आयोजन हुआ, और कहाँ पर हुआ? कुंडल वन में हुआ था। ठीक है, कुंडल वन में हुआ था। कनिष्क जो इसका संस्थापक कौन था? कनिष्क था। चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। अगला और डिटेल देखें तो कुषाण शासक बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। इनके ही समय में कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। जो बौद्ध संगतियां हुई है 4 हुई हैं, इसमें से चौथी भी ये कनिष्क के शासनकाल में हुई। और बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की थी, और चरक कनिष्क के राजवैद्य थे। इतनी चीजें इससे याद रखेंगे। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध शक शासक था जिसने काठियावाड़ में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? काफी बार पूछा गया क्वेश्चन। तो रुद्रदामन प्रथम थे, इनके द्वारा ही सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया गया था। ये भी याद रख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रुद्रदामन प्रथम है, और जूनागढ़ के अभिलेख से ये हमें जानकारी मिलती है। तो इतनी चीजें आप याद रखेंगे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाकटक वंश का सीधा संबंध किस गुप्त सम्राट से था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय से था। और वाकटक वंश का संस्थापक जो पूछा गया है इसमें, वाकटक वंश का सीधा संबंध किससे था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय से था। डिटेल देखें तो गुप्त शासक जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकटक नरेश, जो वाकटक वंश के शासक या राजा थे, रुद्रसेन द्वितीय, उससे किया था। इसलिए उनका संबंध बताया जा रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय से। ठीक है, वाकटक वंश के संस्थापक विद्या शक्ति थे, ये भी याद रख सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त शासक घटोत्कच का उत्तराधिकारी बना था? तो कौन बना था? तो चंद्रगुप्त प्रथम थे। ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? श्रीगुप्त को। और श्रीगुप्त के पुत्र का नाम था घटोत्कच, और तथा घटोत्कच के पुत्र का नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। क्रम याद रखेंगे, पहले गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त हुआ, फिर श्रीगुप्त के बाद इनका पुत्र घटोत्कच आया, फिर घटोत्कच के पुत्र के बाद तथा घटोत्कच के पुत्र का नाम चंद्रगुप्त प्रथम था। उस घटोत्कच के बाद कौन आया? चंद्रगुप्त प्रथम आया। तो चंद्रगुप्त प्रथम ही गुप्त वंश शासक का इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पूछा गया था? गुप्त वंश शासक में घटोत्कच का उत्तराधिकारी कौन बना? तो कौन पुत्र था? चंद्रगुप्त प्रथम, तो वही उसका शासक बना होगा। ठीक है, तो ये इतनी सारी डिटेल आप इसे याद रखेंगे। और ये दो हाईलाइट की गई हैं। प्रयाग प्रशस्ति की रचना पूछा जाता है, हरिसेन ने की थी, और ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। और समुद्रगुप्त को स्वर्ण मुद्राओं पर वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है, डैश के पुत्र और उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल शांति व्यवस्था और सापेक्षिक निष्क्रियता का काल था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का ये काल था। ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र कुमारगुप्त
415 से 455 ईस्वी तक राजा रहा और गुप्त शासकों में कुमारगुप्त प्रथम के समय ही सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख प्राप्त हुए। और क्या दिया हुआ है? और इसके ही शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शकों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात निम्नलिखित में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था जिसने शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। शकों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त के पुत्र थे। ठीक है, और समुद्रगुप्त को नाम जो उपनाम था, इन्हें भारत का नेपोलियन के भी नाम से भी जाना जाता था और इन्हें कविराज के नाम से भी जाना जाता था। और हूणों के आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल से ही प्रारंभ हुए थे। अगला क्वेश्चन, और ये भी याद रखेंगे, फाहियान जो एक चीनी यात्री था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के जो विक्रमादित्य थे इसके ही शासनकाल में भारत आया था। फिर सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय उदाहरण किस काल में मिलता है? तो सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय या किसमें देखने को मिला? गुप्त काल में मिला। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। गुप्त काल में स्त्रियों की दशा में पहले की अपेक्षा गिरावट हुई और सती प्रथा का जो प्रथम अभिलेखीय प्रमाण कहाँ पर मिलता है? तो गुप्त काल में जो भानुगुप्त का एरण अभिलेख है इससे मिलता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और ये अभिलेख कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर है, प्राचीन काल में किस कवि ने मेघदूत की रचना की? तो मेघदूत की रचना कालिदास द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, कालिदास। और कालिदास की ये इंपॉर्टेंट सारी रचनाएं हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम है, विक्रमोर्वशीयम है, मालविका अग्निपुत्रम है, कुमार संभवम और मेघदूतम और ऋतु संहारम, जिसमें देखिए माँ लगा है हलंत के साथ, ये इंपॉर्टेंट है, सारी याद रखेंगे। इसमें लिखा नहीं हुआ लेकिन अधिकतर लिखा रहता है ऋतु संहारम या मेघदूतम। तो आप कालिदास की रचनाएं याद रखेंगे, हर एग्जाम में पूछी जाती है। फिर है, दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया? तो दिल्ली में जो प्रसिद्ध लौह स्तंभ है इसका निर्माण हुआ गुप्त शासक के काल में, गुप्त शासन काल में। ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ महरौली के लौह स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था और चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश या गुप्त काल का एक प्रतापी शासक माना जाता है। गुप्त काल को भारत के इतिहास का स्वर्ण युग भी माना जाता है। पूछा जाता है भारत के इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है। और इसके शासन काल में कुमारगुप्त प्रथम द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। फिर है, दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दक्षिण भारत का इतिहास शुरू हो गया यहाँ से। दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग। ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, दंती दुर्ग था। दंती दुर्ग को राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक माना जाता है। राष्ट्रकूट की राजधानी और जो राष्ट्रकूट थे इनकी राजधानी क्या थी? तो मान्यखेत। पूछी जाती है सारी राजधानियां जो दक्षिण भारत में जितने भी वंश रहे हैं, तो याद रखेंगे। ठीक है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम द्वारा करवाया गया था, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। फिर देखेंगे, त्रिपक्षीय संघर्ष जो था, जिसे कन्नौज त्रिपक्षी के रूप में भी जाना जाता है, 8वीं और 9वीं शताब्दी में इन तीन महान भारतीय राजवंशों में से किसके बीच हुआ? तो किसके किसके साथ हुआ ये त्रिपक्षीय जो संघर्ष था? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। कौन कौन? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। त्रिपक्ष, ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। त्रिपक्षीय संघर्ष या कन्नौज त्रिपक्षीय संघर्ष तीन बड़ी शक्तियां जो कि पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश इनके मध्य हुई थी। और क्या हुआ दिया हुआ है देखेंगे, ये संघर्ष कन्नौज पर अधिकार को लेकर चला था। कन्नौज पर अधिकार पाने के लिए ये त्रिपक्षीय संघर्ष चला। त्रिपक्षीय संघर्ष के अंत में गुर्जरों प्रतिहारों ने कन्नौज पर अधिकार प्राप्त कर लिया था और उसके बाद गुर्जर प्रतिहार वंश आया और इसका संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम था। ठीक है, तो ये चीजें याद रखेंगे। फिर है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने मध्य भारत में 950 ईसा पूर्व से 1050 ईसा पूर्व के बीच खजुराहों के मंदिरों का निर्माण कराया? तो चंदेल शासकों द्वारा। ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहों का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? चंदेल वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था। और ये इंपॉर्टेंट है, खजुराहो समूह के स्मारकों में जैन और हिंदू मंदिर बड़ी संख्या में बने हुए हैं। इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये 1986 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, इस मंदिर ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, सन भी याद रखेंगे, 1986 में शामिल किया गया है। और चंदेल वंश की स्थापना किसके द्वारा की? ननकू के द्वारा की गई थी। ननकू का नाम याद रखेंगे। चंदेलों की राजधानी क्या थी? खजुराहो। और वहीं पे खजुराहो का मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, चंदेल शासकों द्वारा। अगला है, सबसे शक्तिशाली चोल शासक माने जाने वाले राज प्रथम डैश में राजा बने तो कब बने? 985 ईस्वी में। चोल वंश के प्रतापी राजा कौन थे? तो राज प्रथम थे। ठीक है, और चोल शक्ति का पुनः जीर्णोद्धार राज प्रथम ने 985 ईस्वी में राजा बनने के बाद किया था। ठीक है,
ये भी इम्पोर्टेंट है। राजराज प्रथम ने राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, और ये मंदिर कहाँ पर है? तो ये मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। फिर है चोल साम्राज्य में निम्न में से किस कर की वसूली नगद रूप में ना करके जबरन श्रम के रूप में दी जाती थी? तो ये वेट्टी इसका नाम था। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, वेट्टी। डिटेल देखिए, चोल साम्राज्य में वेट्टी कर की वसूली नगद रूप में ना करके जबरन श्रम के रूप में दी जाती थी। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, ठीक है। फिर है पूरी डिटेल लिखी हुई है, चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। फिर है निम्नलिखित में से किस वंश के शासक ने चीन के साथ अपने व्यापार को मुक्त कराने के लिए मलाया पर आक्रमण किया? तो चोल वंश ने आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, अपने व्यापार को मुक्त कराने के लिए मलाया पर आक्रमण किसने किया? चोल शासकों द्वारा। ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। फिर है संगम कविताओं में एक तमिल शब्द है मुनवेदर, की चर्चा मिलती है, जिसका अर्थ क्या है? तो ये मुनवेदार, इसका मतलब है तीन मुखिया। इसमें लिखा हुआ डिटेल में, मुनवेदार शब्द का अर्थ है तीन मुखिया। इस तमिल शब्द का उपयोग तीन शासक वंशों पांड्य, चोल और चेर, जो दक्षिण संगम, जो अगर हम संगम वंश पढ़े, संगम वंश का इतिहास पढ़े, तो उसमें ये देखने को मिलते हैं। पांड्य, चोल और चेर, ये मुखिया के रूप में क्या नाम यूज किया जाता था इसके लिए? तो मुनवेदार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में बने ऊंचे द्वारों को क्या कहा जाता था? जो दक्षिण भारत के मंदिर थे और उनके जो ऊंचे प्रांगण बने होते थे मंदिरों में, द्वार मतलब दरवाजे, तो उसे क्या कहा जाता था? तो गोपुरम कहा जाता था। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, गोपुरम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। दक्षिण भारत में मंदिरों का विकास द्रविड़ शैली में हुआ है, और द्रविड़ शैली के मंदिरों के जो प्रांगण में बने ऊंचे प्रवेश द्वार होते थे उन्हें गोपुरम कहा जाता था। और इस शैली के मंदिर के गर्भगृह के ऊपर बनी हुई मंजिलों को या मुख्य शिखर को विमान कहा जाता था। तो ये भी पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे। फिर है चोल, चेर और पांड्य राजवंश भारत के किस प्राचीन प्राचीन काल के शासक थे? तो किस काल के थे? तो अभी बताया था, संगम कालीन थे ये। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, संगम काल के से संबंधित थे। चेल, चोर और पांड्य राजवंश भारत के संगम काल के शासक थे। और इनके ये भी पूछा जाता है, इनके प्रतीक भी, चिन्ह भी पूछा जाता है। तो इनका याद रखेंगे, जैसे चेर शासक थे, इनका प्रतीक चिन्ह था धनुष, ठीक है। चेर का था धनुष, काफी बार पूछा गया, याद रखेंगे। और चोल शासकों का राजकीय चिन्ह था बाघ, और पांड्य राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था? कार्प, यह एक प्रकार की मछली थी, ठीक है, कार्प, ये याद रखेंगे, या मछली से याद रख सकते हैं। फिर है तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जो तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर था, ये राजराज प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। 19 में पूछा गया है, 23 में भी पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। तंजौर या तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासक कौन? राजराज प्रथम द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चोल प्रशासन में डैश गांवों में सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी, उसको क्या कहते थे, क्या नाम दिया गया था? तो उसका नाम था सभा। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, सभा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, 40वां क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी? तो हर्षवर्धन की जो जीवनी थी हर्षचरित, इसको लिखा था बाणभट्ट द्वारा। ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, बाणभट्ट। और बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि भी थे। तो इस वीडियो में यहाँ तक 140 क्वेश्चन हो गए हैं। अभी तक आपके हिस्ट्री सेशन के 1 से लेकर 140 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसके आगे का सेशन अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आप 140 क्वेश्चनों का रिवीजन करिएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो उसमें जुड़ सकते हैं, क्योंकि इससे वीडियो से रिलेटेड आपको उसमें PDF प्रोवाइड कराई जाएगी। और मिलते हैं आपके साथ अगले नेक्स्ट